गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास का इको का। आगे हमारा लेसन चल रहा था, आज है थर्ड पार्ट। असंगठित हमने पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे असंगठित के बारे में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति करवचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली नीतियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 में यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार होते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, जिनके पास भूमि नहीं है और दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों की समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सार्वजनिक और निजी। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति जो भी है, मतलब कोई भवन है, कोई फैक्ट्री, जो भी होता है पैसे संबंधित, स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। क्या करना होता है? लाभ। जो निजी क्षेत्र में होता है, जैसे किसी की अपनी कंपनी है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे उसकी उचित कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पतनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसाय को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का बहुत अंश वहन करती है।
इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है। जो सुना भी होगा कंट्रोल रेट, तो कंट्रोल रेट पर खरीदती है और उसे अपने भंडारों में भरती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा। सरकार लागत का कुछ भार वहन करती है। वहन करना मीन्स लागत का कुछ भाग वह स्वयं करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं प्रदान करना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों विचार कर समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश का उड़ीसा का 41 है और मध्य प्रदेश का 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निम्नतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा, भोजन पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो यहाँ पर हमारा लेसन है पूरा हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज वगैरह के मैं आपको भेजूँगी, वो आपको करने